यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और किस्सा कहानी में एक स्पेशल सीरीज लेकर हम आए हैं, हिस्ट्री अनटोल्ड, इतिहास की अनसुनी कहानियां। और अब हिस्ट्री अनटोल्ड के तहत हम आपको सुनाएंगे दुनिया के 7 आश्चर्यों की कहानियां। दुनिया के 7 आश्चर्यों के नाम तो आज सभी जानते हैं, लेकिन उन्हें कब और कहां बनवाया गया, उन्हें किसने बनवाया और आखिर क्यों बनवाया, ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आज बहुत कम लोग जानते हैं। इन आश्चर्यों की कहानी को इतना कपोल कल्पित बना दिया गया है कि सहज ही उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यहां पर आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि आखिर आश्चर्यों की संख्या को 7 तक ही सीमित क्यों रखा गया, और ये 7 आश्चर्यों की सूची किसने बनाई। तो आइए सुनते हैं 7 आश्चर्यों की कहानी हिस्ट्री अनटोल्ड में, और मैं हूं मंजीत ठाकुर। सात आश्चर्यों की कहानी में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इनको 7 की संख्या पर कैसे लाया गया। ईसा की मृत्यु से करीब 200 साल पहले फिलिस्तीन में एक जगह थी सिडोन, और वहां पर एंटीपेटर नाम का एक विद्वान रहता था। उसने एक ऐसी किताब लिखी थी जिसमें दुनिया भर के उन खास स्थानों का जिक्र था जिन्हें यात्रियों को देखना चाहिए। ये स्थान जिस चीज के लिए मशहूर थे उनका उल्लेख भी उसने अपनी किताब में किया था। हालांकि ऐसी पुस्तकें उससे पहले भी कई विद्वान लिख चुके थे, लेकिन उसने अपनी किताब में सबसे पहले दुनिया के इन 7 आश्चर्यों का जिक्र किया था। बाद में उसी की पुस्तक के आधार पर अन्य विद्वानों ने भी इन आश्चर्यों का जिक्र किया, और ये एक प्रामाणिक सूची बन गई। एंटीपेटर ने दुनिया के आश्चर्यों को 7 तक ही सीमित रखने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया था। उस पर किसी प्रकार के भेदभाव का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसने किसी एक देश के आश्चर्यों को ही अपनी सूची में शामिल नहीं किया था। इन आश्चर्यों में करीब 3000 सालों का इतिहास छिपा हुआ है। इनमें से एक यूरोप में था, जबकि एथेंस और रोम की संस्कृति अपने ऊंचे शिखर पर थी। इसके अलावा 2 आश्चर्य एशिया में थे, 3 अफ्रीका में और एक समुद्र में एक द्वीप पर बनवाया गया था। तो इस सीरीज की पहली कड़ी में आज मैं आपको सुना रहा हूं सबसे पहले मिस्र के पिरामिड की कहानी, जिनसे मौत भी डरती है। दुनिया के 7 महान आश्चर्यों में से सिर्फ मिस्र के पिरामिड ही ऐसे हैं जो आज भी सिर उठाए खड़ा हैं। बाकी सभी आश्चर्यों को तो समय की काली परत के नीचे दब जाना पड़ा, और अब उनकी कहानी ही हमारे सामने रह गई है। ऐसी कहानी जो आज भी उन आश्चर्यों को अमर बनाए हुए है। पिरामिडों की कहानी करीब 5000 साल पुरानी है। आज तो हम ये मानते हैं कि आदमी की एक ही आत्मा होती है, लेकिन उस समय मिस्र के लोगों का यह विश्वास था कि हर आदमी की 5 आत्माएं होती हैं। इस 5 आत्माओं में से पहली आत्मा को न केवल इस जिंदगी में बल्कि मौत के बाद भी भोजन पाने की जरूरत पड़ती है। दूसरी आत्मा मौत के बाद परिंदे के रूप में आदमी की कब्र के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, और बहुत दिनों बाद मरे हुए शरीर में फिर से प्रवेश कर जाती है, जिससे वो आदमी फिर से जिंदा होता है। तीसरी आत्मा उसका नाम होता है, चौथी उसकी परछाई, और 5वीं उसका मरा हुआ शरीर। अब आदमी का यह फर्ज है कि वो इन 5 आत्माओं की हिफाजत करे। मिस्र के लोग अपने इसी विश्वास के कारण अक्सर मौत के बाद आदमी के लिए एक सुरक्षित कब्र बनाते थे, जिससे उसका शरीर नष्ट न हो, और उसकी दूसरी आत्मा जो उसकी कब्र के चारों ओर पक्षी के रूप में चक्कर लगाती रहती है, कभी भी उसके शरीर में प्रवेश कर सके। अगर मौत के बाद शरीर नष्ट हो जाए तो ये दूसरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए कब्र के चारों तरफ भटकती रहती है। इस कब्र में खाने पीने के लिए
और उनकी ज़रूरतों के जो जितने भी सामान होते हैं तमाम, वो कपड़े वगैरह भी रख दिए जाते थे। जिससे पहली आत्मा, जिसे मरने के बाद भी खाने पीने की जरूरत होती है, भूखे प्यासी नहीं रहे। इन आत्माओं की हिफाजत करने के लिए शुरू में जो कब्रें बनाई जाती थी वो बहुत साधारण होती थी। अक्सर रेत में एक गड्ढा खोदकर लाश को उसमें रख दिया जाता था और उसके पास ही खाने पीने का कुछ सामान भी रख दिया जाता था। जैसे जैसे बाद में सभ्यता का विकास हुआ, तब लोगों ने महसूस किया कि इस तरह कब्र में मरे हुए शरीर को दबाने से वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है। इसलिए लाश को ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए पहले तो नमक के मिश्रण में उसे रखा जाने लगा। बाद में ममियां बनाने का रिवाज चला। ममियां ऐसे किसी मसाले से बनाई जाती थी जिनसे मरा हुआ शरीर हजारों लाखों तक खराब नहीं होता था, ऐसे ही उनकी मान्यता थी। और इन कब्रों का आकार भी समय के साथ बदलता रहा। पहले रेत में ऐसे दबाने के बाद मरे हुए आदमी को ईंटों की कब्र में दफनाया जाने लगा। जैसे जैसे लोगों की दौलत में, धन वैभव में वृद्धि हुई, कब्र का रंग रूप भी बदलता गया और बाद में उसने बड़े बड़े पिरामिडों का रूप ले लिया। पिरामिडों की इस कहानी के साथ मिस्र के राजा खुफू का नाम खास तौर पर जुड़ा हुआ है। इतिहास में आप खुफू को खुफू चेयाप्स नाम से जानते होंगे। मिस्र में 3 महान वंशों के बाद चौथा वंश खुफू की गद्दी पर बैठने से शुरू हुआ। वो कब मिस्र की गद्दी पर बैठा, इसके बारे में कुछ निश्चय रूप से आज तक इतिहासकार नहीं बता पाए, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो 3969 से 3908 के बीच में मिस्र का बादशाह रहा। इसके उलट कुछ लोगों का विश्वास है कि उसका जन्म ही 2900 ईस्वी पूर्व में हुआ था और उसने सिर्फ 23 साल तक ही शासन किया था। जो कुछ भी हो, यह तो विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि आज से कोई 5000 साल पहले ही वो मौजूद था। एक मध्य मिस्र के किसी शहर में उसकी पैदाइश हुई थी और उसका कोई भी संबंध राजवंश से नहीं था। वह किस तरह मिस्र की गद्दी पर बैठ सका, इस बारे में हमें उस समय के इतिहास से कुछ भी पता नहीं चलता। बहरहाल गद्दी पर बैठते ही खुफू यानी चियाप्स ने अपनी एक ऐसी मजबूत कब्र बनवाने की बात सोची जो कभी नष्ट न हो सके और जिसमें उसका शरीर मौत के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए हिफाजत से रखा रहे, ताकि अगर किसी दिन उसकी दूसरी आत्मा उसके शरीर में वापस प्रवेश करना चाहे तो उसे शरीर ज्यों का त्यों मिल सके और वो फिर से जिंदा हो सके। उस जमाने में चूंकि लोग बहुत सारा धन और हीरे जवाहरात भी मृत शरीर के साथ कब्र में दबाने लगे थे, इस कारण कब्रों में चोरी करने वालों या कब्र लूटने वालों के गिरोह पनपने लगे थे। ये कब्र लूटने वाले कब्र की सारी धन दौलत निकालकर शरीर को यूं ही खुला छोड़ जाते थे, जिससे वो खराब हो जाता था। बादशाह चियाप्स चाहता था कि उसकी कब्र या पिरामिड इतना मजबूत बने कि कब्र लूटने वाले उसे तोड़ फोड़ नहीं सकें और उसे लूट भी नहीं सकें। नील नदी के पश्चिम में घाटी से करीब 100 फुट की ऊंचाई पर जिस तरफ सूरज छिपता था, चियाप्स ने अपना पिरामिड बनवाने का फैसला किया। पिरामिड बनवाने की तैयारियां जोर शोर से होने लगी। चियाप्स भगवान में विश्वास नहीं करता था। वो मानता था कि यह बेकार का विश्वास है और भगवान की प्रार्थना में समय या पैसा खर्च करना फिजूल है। इसलिए उसने मिस्र में सभी पुजारियों और साधुओं को यह हुक्म दिया कि वो ये बेकार का काम छोड़कर उसका पिरामिड बनाने का काम करें। मिस्र में बादशाह ने पूरे मंदिरों को, जितने भी मंदिर थे, सबको बंद करवा दिया। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के 3 लाख लोगों को बादशाह की इच्छा के मुताबिक पिरामिड बनाने के काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। इन सभी लोगों को 3 टोलियों में बांटा गया और हर टोली में 1-1 लाख लोग थे। हर टोली को लगातार 3 महीने तक काम करना होता था। जब एक टोली काम कर रही होती थी तो बाकी की दोनों टोलियां उस काम करने वाली टोली को भोजन पानी देती थी और उसकी दूसरी जरूरतों का ख्याल रखती थी। इन लोगों को मजदूरी के बदले कोई पैसा नहीं दिया जाता था, बस सारा दिन काम करने के बदले उन्हें रोटी और कपड़ा ही मजदूरी में मिलता था।
हालांकि आज हम इस तरह की सामाजिक या राजनीतिक स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह बेकार करवाना तो दूर, आप मजदूर के साथ बुरा व्यवहार भी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। जानते हैं क्यों? इसका उत्तर सीधा साधा है। आज की दुनिया के करीब करीब सभी मुल्कों में किसी एक तानाशाह बादशाह का राज्य खत्म हो गया है। बहरहाल, बिना एक पैसा खर्च किए ही मिस्र के बादशाह को मजदूर मिल गए थे, लेकिन फिर भी जिस तरह का विशाल पिरामिड वो बनाना चाहता था उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने थे। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि आज ये अंदाजा लगाया जाता है कि अगर ऐसा ही पिरामिड फिर से बनवाना हो तो तमाम आधुनिक तरीकों और मशीनों के बावजूद 1000 लोगों के पूरे 100 साल तक काम करने के बाद ही खुफू के पिरामिड जैसा पिरामिड बन पाएगा। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय में, जबकि आज की तरह की मशीनें नहीं थी, समय बचाने के तरीके नहीं थे, लोगों ने कितनी मेहनत इसे बनाने में की होगी और इस पर कितना सारा पैसा खर्च हुआ होगा। पिरामिड के शिलालेख के अनुसार काम में लगे मजदूरों को सिर्फ रोटी और प्याज पर ही रोज 1600 दिरम चांदी का सिक्का होता है, खर्च हो जाता था। यानी सिर्फ रोटी और प्याज दिया जाता था मजदूरों को, उस पर इतना खर्च आता था। ऐसा कहा जाता है कि पिरामिड के बनने के कुछ बहुत पहले ही बादशाह का खजाना खाली हो गया और फिर उसने पैसा इकट्ठा करने के लिए अपनी जनता पर बहुत बहुत अत्याचार किए। लाल ग्रेनाइट और चूने का पत्थर पिरामिड बनाने के काम में लिया गया था। अब उस रेगिस्तान में ऐसा पत्थर भला कहां से मिलता? तो ये सारा पत्थर पिरामिड की जगह से 700 मील दूर सियन नामक जगह से लाया गया। हजारों लाखों लोग सिर्फ पत्थर लाने पर ही लगाए गए। नील नदी से गीजा पहाड़ी तक, जहां पर यह पिरामिड बनाया जा रहा था, पत्थर पहुंचाने के लिए एक सड़क बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि इस सड़क को बनाने में ही 10 बरस लग गए थे। मिस्र के आधुनिक गांव काफ्र के नीचे आज भी इस सड़क के निशान दिखाई देते हैं। ये पत्थर नदी के रास्ते ही लाए जाते थे। मिस्र में बादशाह के गद्दी पर बैठते ही उसका पिरामिड बनना शुरू हो जाता था और उसके शासन के हर साल बाद उसके पिरामिड पर एक सतह और चढ़ा दी जाती थी। इस तरह जो बादशाह जितने अधिक समय तक शासन करता था उसका पिरामिड उतना ही ज्यादा बड़ा होता था। लेकिन खुफू का तो यह विश्वास था कि वो एक लंबे समय तक शासन करेगा, इसलिए उसने शुरू से ही एक बहुत बड़ा पिरामिड बनवाने का फैसला किया। यह पिरामिड 13 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ था। नीचे का आधार बहुत मजबूत बनाया गया था और उसके ऊपर सतह पर सतह उठाई गई थी। ये सतहें इस तरह उठाई गई थी कि हर ऊपर वाली सतह नीचे वाली से थोड़ी संकरी थी। इस तरह पिरामिड ऊपर से बिल्कुल ही संकरा हो गया था। इन पत्थरों को इस कारीगरी और खूबसूरती से जोड़ा गया था कि इन जोड़ों का कहीं पता ही नहीं लगता था। जब ये पिरामिड बनकर तैयार हुआ तो इसकी ऊंचाई थी 481 फुट। इस समय इसकी ऊंचाई 450 फुट ही रह गई है, 450 फुट, और ऊपर से 31 फुट जो है वो गायब हो गया। इसके चारों दीवारें आधार पर तकरीबन 51 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये सब चीजें इतनी सावधानी से नाप जोख कर बनाई गई थी कि आज भी बारीकी से जांच करने पर उनमें जरा सा भी अंतर नजर नहीं आता। इतनी ऊंचाई तक इतने बड़े बड़े पत्थर किस तरह से ले जाए गए होंगे, ये आज भी लोगों के लिए रहस्य ही बना हुआ है। इस पूरे पिरामिड पर कोई ऐसा पॉलिश किया गया था कि ये दूर से शीशे की तरह चमकता था। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, इस जमाने में कुछ लोगों ने कब्रों और पिरामिडों को लूटना ही अपना पेशा बना दिया। इसलिए चियाप्स ने अपने पिरामिड के अंदर के कमरे इस तरह से बनवाए कि उनमें घुस पाना हर एक के लिए आसान काम नहीं था। इस पिरामिड के अंदर हवा जाने का इंतजाम किया गया था। हवा के लिए पिरामिड में 2 ऐसे छेद किए गए थे कि वे बाहर से दिखाई ही नहीं देते थे।
पिरामिड के बीचों बीच एक कमरा था। इस कमरे में खुफू को नहीं दफनाया गया था। असल में यह लुटेरों को धोखा देने के लिए बनवाया गया था। जब लुटेरे इस कमरे में पहुंचकर इसे खाली देखते थे तो ये सोचकर वापस लौट जाते थे कि शायद कोई दूसरा लुटेरा उनसे पहले ही इसे लूटकर ले गया होगा। और इस तरह बादशाह की मम्मी एक दूसरे छोटे कमरे में सुरक्षित रही थी। और इसी तरह रानी के लिए भी एक नकली कब्रगाह बनाया गया था। बादशाह की ही तरह रानी को भी एक दूसरी छिपी हुई कब्र में लुटेरों से बचाने के लिए दफनाया गया था। और इसके अंदर एक 28 फुट ऊंची गैलरी भी बनी हुई है। इतनी सारी हिफाजतों के बावजूद बेचारे खुफू की मम्मी पिरामिड में सुरक्षित नहीं रह सकी। शायद कोई लुटेरा उसका पता लगाने और पिरामिड की सारी दौलत निकाल ले जाने में कामयाब हो गया। इस तरह खुफू का कभी दोबारा जिंदा होने का सपना अधूरा रह गया। हो सकता है कि आज भी खुफू की दूसरी आत्मा किसी चिड़िया के रूप में, किसी पक्षी के रूप में उसके पिरामिड के चारों ओर चक्कर लगाती हो। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि चूंकि खुफू ने अपनी जनता पर बहुत अत्याचार किए थे, इसलिए उसकी मौत के बाद उसे पिरामिड में दफनाया ही नहीं गया। मिस्र में यह किस्सा भी प्रचलित है कि आज भी इस पिरामिड में एक ऐसा गुप्त कमरा है जिसका आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका है। और इसमें बादशाह खुफू की मम्मी अभी भी शांति से सोई हुई है, इस आशा के साथ कि किसी दिन उसकी दूसरी आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाएगी। असल में बादशाह खुफू की मौत और उसके दफनाए जाने के बारे में इतिहास चुप है। फिर भी यही सही माना जाता है कि खुफू के शरीर की प्रचलित रिवाज के मुताबिक मम्मी बनाई गई थी और उसे पिरामिड में रखा गया था। उसके साथ बहुत सा साज सामान और धन दौलत भी वहां रखा गया था। बाद में पिरामिड का रास्ता एक बहुत भारी ग्रेनाइट के पत्थर से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसके पिरामिड की रक्षा के लिए काफी दिनों तक सेना की एक टुकड़ी वहां पड़ी रहती थी। खुफू की मौत के बाद उसका लड़का खैफरे मिस्र की गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता ही की तरह एक पिरामिड अपने लिए बनवाया। उसका पिरामिड खुफू के पिरामिड के पास ही है और उससे थोड़ा छोटा है। खैफरे के बाद अगले बादशाह मेनकारे ने भी इन पिरामिडों के पास ही अपना तीसरा पिरामिड बनवाया, जो पहले वाले दोनों पिरामिडों से छोटा था। इन्हीं पिरामिडों के बीच में खड़ी थी फिनिक्स की विशाल पत्थर की मूर्ति, जो आपने फोटो में देखा होगा, जिसका धड़ शेर का था और सर खैफरे का। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यह सर खुफू का था। सदियां बीतती गईं, लेकिन ये पिरामिड सर उठाए खड़े रहे। लाखों साल का मिस्री इतिहास समाप्त हो गया। यूनान और रोम का उदय हुआ और उनका पतन भी हो गया। फिर भी महान पिरामिड उसी मजबूती से खड़े रहे जैसे कि अपने बनने के समय में था। मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और बाद में अरबों की सेनाएं पूरे पूरब में फैल गईं। 639 ईस्वी में 639 में अरब सेनापति अमर ने मिस्र को जीत लिया। इसके 3 साल बाद 642 में काहिरा नगर बसाया गया। अरब लोग नए नए महल बनवाना चाहते थे और उनके लिए उन्हें पत्थरों और दूसरे इमारती सामान की जरूरत थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना पिरामिडों को तोड़कर उनके पत्थरों से नई इमारतें बनवाई जाएं। और यही सोचकर उन्होंने पिरामिडों को तोड़ना भी चाहा, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। 813 में मैमून अरबों का खलीफा बना और वो सन 820 में मिस्र चला गया और अपने शासन के आखिरी समय में ज्यादातर वो यहीं रहा। पिरामिडों की ये जो अजीबोगरीब कहानियां थी, उड़ते उड़ते उसके कानों में भी पहुंची। उसे बताया गया कि इनके अंदर बहुत सा खजाना छिपा हुआ है और इस खजाने की हिफाजत के लिए इसके अंदर एक बहुत बड़ा अजगर रहता है। जो लोग भी इस खजाने को लेने के लिए अंदर गए, उन्हें ही अजगर चट कर गया। हालांकि मैमून को इन कहानियों पर कम ही भरोसा था, फिर भी उसके मन में इस बात को जानने की तीव्र इच्छा हो गई कि आखिर इन रहस्यमय पिरामिडों के अंदर है क्या। उस समय तक शायद पिरामिडों के अंदर जाने का रास्ता लोग भूल गए थे। मैमून ने कुछ आदमियों को लगाकर खुफू के पिरामिड में छेद करने को कहा।
500 फुट तक खोदने पर उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया और उन लोगों ने करीब करीब ये मान लिया कि अंदर से ठोस है। लेकिन तभी उन्हें अंदर किसी पत्थर के गिरने की आवाज सुनाई दी और इससे उन्हें विश्वास हुआ कि पिरामिड ठोस नहीं है और इसके अंदर कमरे बने हुए हैं। अब उन्होंने उसी तरफ को खोदना शुरू किया जिधर से पत्थर गिरने की आवाज आई थी। आखिर में रास्ता मिल ही गया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब लोग पिरामिड के अंदर घुसे और अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां कोई खजाना नहीं है, तो उन्होंने मैमून से इस बात की शिकायत की और कहा कि हमारी मेहनत बेकार गई। इस पर मैमून ने उन लोगों को खुश करने के लिए कुछ सोना पिरामिड में छिपा दिया, जिसे पाकर उसके आदमी खुश हो गए थे। ऐसा भी कहते हैं कि जब मैमून बादशाह के कमरे में पहुंचा तो उसे एक खोखला पत्थर दिखा जिसमें एक आदमी की प्रतिमा रखी हुई थी। इस प्रतिमा के अंदर एक आदमी का शरीर था। असल में मृत शरीर के ऊपर सोने और मसाले का प्रयोग करके ही यह प्रतिमा बनाई गई थी, जिसे हम और आप मम्मी कहते हैं। इसके पास ही एक विशाल तलवार पड़ी हुई थी। ये कहानी कहां तक अरबों की गढ़ी हुई है, कहां तक सही है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे एक विद्वान का दावा है कि सन 1133 में उसने काहिरा में उस मम्मी का खोल देखा था जो मैमून को पिरामिड से मिला था। शायद मैमून के समय में ही पिरामिडों के अंदर जाने का रास्ता सबको मालूम हो गया था। आधुनिक विद्वान पिरामिडों से और भी बहुत सी बातें जोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये बादशाहों की कब्रें नहीं हैं, वरन नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए बनाई गई वेधशालाएं थी। उस जमाने में मिस्रवासी नक्षत्र शास्त्र के अपने ज्ञान के लिए सारी दुनिया में मशहूर थे। शायद इसी कारण ये अनुमान लगाया गया है। इन विद्वानों का मानना है कि इन पिरामिडों के ऊपर जाने का रास्ता था और वहां से नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता था, लेकिन इस बात के सही होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। पिरामिडों के साथ मुस्लिमों की एक कहानी और जुड़ी हुई है। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह कहानी भी मनगढ़ंत है। ये कहानी इस तरह से है कि एक बार मिस्र में बहुत जबरदस्त बाढ़ आई और 300 साल पहले ही उस बाढ़ से 300 साल पहले ही बादशाह सौरात को यह सपना दिखाई दिया कि आसमान के सारे तारे टूट कर गिर गए हैं और यह धरती अंदर की तरफ धंस गई है। फिर 1 साल बाद बादशाह को सपना दिखाई दिया कि जैसे ही तारे धरती पर गिरे हुए सफेद चिड़ियों में बदल गए और ये चिड़िया आदमी को उठा उठाकर दूर ले जाने लगी। बादशाह ने अपने सपने का मतलब समझने के लिए बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया और ज्योतिषियों ने सोच समझकर बताया कि यह सपना भविष्य में आने वाले किसी प्राकृतिक संकट की सूचना देता है। जो सुनकर बादशाह ने पिरामिड बनवाए जिससे कि उनके अंदर जनता का धन, राजा का शरीर, ज्ञान विज्ञान की चीजें और कला सुरक्षित रह सके। मिस्र में करीब 75 पिरामिड हैं। ये पिरामिड अपने आप में दुनिया के लिए आश्चर्य तो हैं, लेकिन इनका महत्व एक दूसरी दृष्टि से भी है। ये इस मायने में कम महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके द्वारा उस जमाने की कला, संस्कृति और इतिहास जिंदा रह सका। पुरातत्ववेत्ताओं ने मिस्र का इतिहास जानने के लिए इन पिरामिडों के आसपास खुदाई भी की थी। इनमें मिस्र के 18 साल के शासक तूताखामेन का मकबरा भी मिला है। तूताखामेन ने मिस्र में 13,500 ईस्वी पूर्व में शासन किया था। इसी तरह के और भी कई गुप्त मकबरे जमीन के अंदर मिले हैं जिनका रास्ता एक दूसरे से मिलता था और उनके दरवाजे बंद थे। इनमें मिस्र की पुरानी कला और संस्कृति के बेशकीमती नमूने मिले हैं। पिरामिडों से मिली ममियां और कला के दूसरे नमूने आज मिस्र के संग्रहालय में हिफाजत से रख दिए गए हैं। हिस्ट्री अनटोल्ड में मिस्र की जो पिरामिडों की कहानियां हमने बहुत अलग अलग जगहों से जुटाई हैं और आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। जरूरी नहीं कि इनमें से सारी कहानियां जो है इतिहास के मानकों पर बिल्कुल सही बैठे, लेकिन ये कहानियां ऐसी हैं जो समय समय पर मिस्र के पिरामिडों को लेकर चलती रही हैं। हिस्ट्री अनटोल्ड के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे बेबीलोन के झूलते बागीचों के बारे में। आखिर वो क्या था और कैसे था। अगर हिस्ट्री अनटोल्ड का ये एपिसोड आपको पसंद आया, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इजाजत दीजिए मंजीत ठाकुर को। नमस्कार।